बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन के पुत्र हैं। सोमेश सोरेन स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र हैं। तो वहाँ तो अब आप लोग परिवारवाद पर भी बात नहीं कर सकते हैं। तो आपके परिवार में, बीजेपी के परिवारवाद में, क्या ये बाबूलाल सोरेन नहीं आते हैं? हाजी अंसारी जी की मृत्यु के बाद में हफीजुल अंसारी जी को मंत्री बना दिया गया। उसके बाद में जगन्नाथ महतो जी की मृत्यु हुई, उसके बाद भी बेबी देवी को मंत्री बनाया गया। लेकिन यहाँ पर रामदास सोरेन जी के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर कई मंत्रियों की तरफ से बस हवाई बातें आई। जिन पैरामीटर्स पर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दिया था वो कहीं से भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इस कारण से हेमंत सोरेन जी के खिलाफ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ जो गुस्सा है, जो उबाल है, वो घाटशिला की जनता में इस बार देखने को मिलेगा। एक साल में ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को ये मतलब इतना विश्वास है कि हम सीट निकाल लेंगे, जबकि मैया सम्मान योजना है, अभी भी है? क्या लगता है कि कल्पना सोरेन का क्रेज़ घटा है, हेमंत सोरेन का क्रेज़ घटा है? ठीक है, पिछले साल में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इन्होंने कुछ, मान लीजिए मैया सम्मान योजना की बात करें, इन्होंने कुछ वादा किया, जनता ने इसको महसूस किया कि वादा ठीक है पूरा करेंगे, जनता ने इसको स्वीकार किया। हम जनता के जो वोट का, उनका जो मत है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन एक साल के बाद जब हम पैरामीटर देखते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हर फ्रंट में जो फेल होती हुई नजर आ रही है। खरसावां में एक 1000 बेड का हॉस्पिटल बनने वाला था, जिसका काम पिछले ऑलमोस्ट 13 साल से रुका हुआ है। और यहाँ पर बैठ करके सरकार के लोग जो दूसरे हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। आयुष्मान भारत फेल है। क्राइम की बात करें, कल ही आप देखिए कि रांची में, कैपिटल सिटी के अंदर में क्राइम हो जाता है, सीमेंट व्यापारी को गोली मार दी जाती है। कोई भी नहीं बोल सकता है कि आज से 20 साल के बाद भाजपा का यहाँ पर अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में, कांग्रेस पार्टी राजद में झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष आज से 50 साल बाद कौन होने वाला है, ये अभी से लिखित है कि एक परिवार के यही लोग डिसाइड करेंगे कौन यहाँ पर अध्यक्ष होने वाला। इसलिए दोनों में काफ़ी बुनियादी फर्क है। जिन्होंने डीएमएफटी फंड का मिसमैनेजमेंट किया है, मिसयूज किया है, फंड को डाइवर्ट किया है, वो सब आने वाले समय में जेल में जाने के लिए तैयार हो जाए। अब बीजेपी ने ठान लिया कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को और ऐसे जितने नेता, जितने भी मंत्री जो इन भ्रष्ट अधिकारियों को या तो संरक्षण दे रहे थे या फिर वो पार्टी इन क्राइम थे, उन सबको जो अब सजा मिलेगी, बस वक्त की बात है, इट्स मैटर ऑफ टाइम। झारखंड में घाटशिला जो विधानसभा है, वहाँ उपचुनाव होना है। आपको पता है कि जो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन, उनके देहांत के बाद वो सीट खाली थी। उसके बाद उसकी घोषणा हुई, वहाँ चुनाव होना है। दो जो बड़ी पार्टियां हैं इस राज्य के अंदर फिलहाल, दो जो गठबंधन है, एक तो एनडीए और एक इंडिया। एनडीए की तरफ से चंपई सोरेन के जो पुत्र हैं बाबूलाल सोरेन, उनको प्रत्याशी बनाया गया है, और इंडिया की तरफ से रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय जी हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। जोहार। कितना संभावनाएं हैं इस बात को लेकर कि घाटशिला में भाजपा की वापसी हो सकती है, बाबूलाल सोरेन के माध्यम से या फिर चंपई सोरेन के माध्यम से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को काफ़ी सीरियसली लेती है। अगर म्यूनसिपल चुनाव हो, पंचायत का चुनाव, हर चुनाव को हम काफ़ी सीरियसली लेते हैं। और इसलिए ये जो बाई इलेक्शन, इसको भी हमने काफ़ी सीरियसली लिया है। और इस बार हम आश्वस्त है कि घाटशिला की सीट जो है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। क्यों हमें ऐसा लग रहा है, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारा जो कैंडिडेट है वहाँ पर श्री बाबूलाल सोरेन जी, अगर आप बाबूलाल सोरेन जी का वर्किंग स्टाइल देखेंगे और आप पता करेंगे घाटशिला के लोगों से, तो पिछले 10-15 सालों से वहाँ पर वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं। हमेशा लोगों से मिले जुले, लोगों से घुले मिले, लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहे। और घाटशिला की जनता से आप सर्वे करके पता कर लीजिए, कोई भी बाबूलाल सोरेन जी के पास गया है तो जो भी समस्या लेकर के गया है, जो उसका निदान हो सके उन्होंने किया है। चाहे उसको कुछ फाइनेंशियल हेल्प की बात करें, चाहे हम उसके लिए कुछ कपड़े की बात करें, शिक्षा की बात करें, कोई भी बाबूलाल सोरेन जी के यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा। इसके बाद अगर चुनाव के बाद जब बाबूलाल सोरेन जी की हार हुई थी, तो चुनाव के बाद आमतौर पर यहाँ पर नेता चुनाव के बाद में अपने क्षेत्र से चले जाते हैं, लेकिन बाबूलाल सोरेन जी घाटशिला में लगे रहे और उसी तन मन के साथ में वहाँ पर वो सेवा करते रहे। तो सबसे पहला हमें तो इस बार कैंडिडेट का ये फायदा जो है मिलने जा रहा है। नंबर 2, चंपई सोरेन जी, जो कि झारखंड के काफ़ी प्रतिष्ठित नेता हैं, वो खास करके कोल्हान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, काफ़ी पॉपुलर है। और आदिवासी समाज की बात करें, हम महतो समाज की बात करें, किसी की भी बात करें, एक छवि है चंपई सोरेन जी की। और जाहिर सी बात है, चंपई सोरेन जी के पुत्र है, तो चंपई सोरेन जी का जो ऑरा है, चंपई सोरेन जी को कार्य है, उसका भी हमें लाभ जो यहाँ पर मिलेगा।
तीसरा फैक्टर ये है कि कोल्हान एक ऐसी धरती जहां भारतीय जनता पार्टी के अभी तक 4 मुख्यमंत्री हुए हैं। रघुवर दास जी वहां पर है, अर्जुन मुंडा जी वहां पर है, चंपाई सोरेन जी वहां पर है, मधु कोड़ा जी वहां पर है। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसी धरती जहां से 4 मुख्यमंत्री भाजपा को मिले हैं और वो चारों मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर अभी एक्टिव है, तो इसका लाभ भाजपा को निसंदेह वहां पर जो मिलने के लिए जा रहा है। तीसरा फैक्टर, एक ये फैक्टर हमें देखने को लग रहा है कि घाटशिला में एक बात को लेकर काफ़ी चर्चा है। वो चर्चा ये है कि हाजी अंसारी जी की मृत्यु के बाद में हफीजुल अंसारी जी को मंत्री बना दिया गया। उसके बाद में जगन्नाथ महतो जी की मृत्यु हुई, उसके बाद भी बेबी देवी को मंत्री बनाया गया। लेकिन यहाँ पर रामदास सोरेन जी के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर कई मंत्रियों की तरफ से बस हवाई बातें आई, लेकिन ना तो उनकी पत्नी को ना तो उनके बेटे को मंत्री जो वो बनाया गया। जबकि हम सब मानते हैं, सब जानते हैं कि संविधान के नज़रिए से या कानून के नज़रिए से किसी को मंत्री बनाना बस एक दिन का काम है। यानी कहीं ना कहीं घाटशिला में, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की जनता के बीच में इस बात को लेकर चर्चा है कि रामदास सोरेन जी के परिवार के साथ में अन्याय हुआ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसके लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। तो इसका असर भी वहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर ये आ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को पिछला 1 साल जो मिला, 1 साल के बाद में इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा वो कुशासन और कुव्यवस्था से वो भरा हुआ है। चाहे हम रोजगार की बात करें, हम क्राइम की बात करें, हम महिलाओं की बात करें, हम किसानों की बात करें, हर फ्रंट में रिपोर्ट कार्ड में हेमंत सोरेन को 0 नंबर जो मिलने जा रहा है। और घाटशिला में भी कुछ दिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ, रांची में जो एसएससी सीजीएल को लेकर बच्चों का जुटान हुआ था, उसमें से कुछ लोग मुझे मिले जो कि घाटशिला के रहने वाले थे। कंप्यूटर ऑपरेटर हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में काम कर रहे, वो सब घाटशिला के युवा हैं। और घाटशिला में चूँकि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, तो घाटशिला के लोग नॉर्मली जमशेदपुर या रांची की तरफ शिफ्ट करते हैं, पलायन करते हैं। उन लोगों से बात करके मालूम चला है कि जिन पैरामीटर्स पर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दिया था, वो कहीं से भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इस कारण से हेमंत सोरेन जी के खिलाफ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ जो गुस्सा है, जो उबाल है, वो घाटशिला की जनता में इस बार देखने को मिलेगा। इसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारी नज़र में ये आ रहा है कि अगर हम घाटशिला की बात करें तो घाटशिला का अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो वोट परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी का अगर आप आंकड़ा देखेंगे पिछले सभी चुनावों में, तो जो पिछला जो चुनाव था उस चुनाव में बीजेपी को 75,000 वोट मिला, हमारा कैंडिडेट दूसरे पोजीशन में था। और 75,000 वोट जो है आज तक का सबसे हाईएस्ट वोट है। यानी कि ठीक है, जो हमारा, मैंने आपको कहा कि हमारा भाजपा का जो स्टाइल होता है, छोटा चुनाव बड़ा चुनाव से उसी मेहनत के साथ लड़ते हैं, और इसलिए भाजपा जो है 2 सीटों से शुरुआत होकर के आज यहाँ तक पहुँची है। तो घाटशिला में भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम पिछले चुनाव में इस पोजीशन पर पहुँच गए कि हमें अब तक का हाईएस्ट वोट मिला है। अब वो जो गैप है, वो गैप फिल करने में हम 1 साल हमें मिला। और आप भी जानते हैं पत्रकार के तौर पर कि बीजेपी 365 दिन कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहती है, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, और कार्यकर्ता हमेशा पार्टी से जुड़े रहते हैं। और घाटशिला में भारतीय जनता पार्टी भले चुनाव हार गई हो, लेकिन बूथ पे, मंडल में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो काफ़ी स्ट्रांग है और सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। और बाहर से, खास करके पड़ोसी राज्यों से, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जा करके लोगों में एक तुलना का भी भाव आएगा कि उड़ीसा में किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि यहाँ झारखंड घाटशिला में नहीं हुआ। इन सारे डॉट्स को मिला करके ऐसा लग रहा है कि इस बार, जाहिर सी बात है, कोई भी चुनाव टफ होता है, कोई भी चुनाव ऐसा वॉकओवर नहीं मिलता है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार घाटशिला की जनता भारतीय जनता पार्टी को, श्री बाबूलाल सोरेन जी को, कमल को वोट देकर के आशीर्वाद अपना देने वाली है। लेकिन 1 साल ही हुए हैं चुनाव हुए, जहां आप लोग विपक्ष में चले गए। 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को ये मतलब इतना विश्वास है कि हम सीट निकाल लेंगे, जबकि मैया सम्मान योजना है, अभी भी है? क्या लगता है कि कल्पना सोरेन का क्रेज़ घटा है, हेमंत सोरेन का क्रेज़ घटा है, या जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बढ़ा है? किसको, आपने तो सिर्फ सकारात्मक चीज़ें गिनाई, नेगेटिव चीज़ें क्या हैं आपके? देखिए, 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि 1 साल में ऐसा हो गया कि रामदास सोरेन जी हैं, उनके बेटे हैं, दोनों में पूरी तरह से तुलना करना भी व्यर्थ है। तो जाहिर सी बात है, जो रामदास सोरेन जी के साथ में जो जनता होगी वो उनके बेटे के साथ में नहीं होगी, ये बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन 1 साल के अंदर में, 1 साल को आप जो गिन रहे हैं, 1 साल ये नहीं हुआ, ये 6 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले 6 साल से यहाँ पर सरकार में है, 1 साल से है नहीं। ठीक है, पिछले साल में
इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इन्होंने कुछ मान लीजिए मैया समान योजना की बात करें, इन्होंने कुछ वादा किया, जनता ने इसको महसूस किया कि वादा ठीक है पूरा करेंगे, जनता ने इसको स्वीकार किया। हम जनता के जो वोट का, उनका जो मत है उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन 1 साल के बाद जब हम पैरामीटर देखते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हर फ्रंट में जो फेल होती हुई नज़र आ रही है। हमने ही कई सारे मुद्दे उठाए हैं, जैसे आयुष्मान भारत का उदाहरण ले ले, आयुष्मान भारत में इलाज नहीं हो रहा है। घाटशिला के लोग ये भी देख रहे हैं कि बगल में ही खरसावां जगह है, जहाँ पर खरसावां में एक 1000 बेड का हॉस्पिटल बनने वाला था, जिसका काम पिछले ऑलमोस्ट 13 साल से रुका हुआ है, और यहाँ पर बैठ करके सरकार के लोग जो दूसरे हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। आयुष्मान भारत फेल है। क्राइम की बात करें, कल ही आप देखिए कि रांची में कैपिटल सिटी के अंदर में क्राइम हो जाता है, सीमेंट व्यापारी को गोली मार दी जाती है। तो कहीं ना कहीं घाटशिला की जनता झारखंड का एक अभिन्न अंग है। जो हम यहाँ बैठ करके रांची में फील करते हो, जो जमशेदपुर के लोग फील करते हो, जो पलामू के लोग फील करते हैं, वही फीलिंग वहाँ पर भी है। और इस कुव्यवस्था कुशासन के खिलाफ जो है लोग आने लगे हैं। आप सीजीएल का देखिए, उन्हीं बच्चों को प्रॉमिस किया गया था कि टाइम पे हम जो एग्ज़ाम्स कराएंगे, कैलेंडर जारी करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैलेंडर तो जारी नहीं हुआ। कैलेंडर जारी हुआ भी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और इम्प्लीमेंट नहीं होने के बाद में जिन छात्रों ने आवाज़ उठाई, उन छात्रों के ऊपर में फर्जी केस डाले गए। यहाँ तक कि छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने एक रेगुलेशन पास किया है, कोचिंग रेगुलेशन, जिसका मूल मकसद यही है कि जो छात्र अगर कोई आवाज़ उठाएगा, सोशल मीडिया पर लिखेगा, तो उसको तरह तरह के केसेस में हम फंसाएंगे। तो इन सब का खामियाजा जो आपको देखने को मिलेगा, और सब मिला करके घाटशिला में इसका रिजल्ट ऐसी हमें उम्मीद है। बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन के पुत्र हैं, सोमेश सोरेन स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र हैं, तो वहाँ तो अब आप लोग परिवारवाद पर भी बात नहीं कर सकते हैं। तो आपके परिवार में, बीजेपी के परिवारवाद में, क्या ये बाबूलाल सोरेन नहीं आते हैं? देखिए, सीधी सी बात है। सबसे पहली बात है, जब हम परिवारवाद को जब हम डिफाइन करते हैं, तो परिवारवाद में डिफाइन करने का मतलब है पूरे के पूरे स्टेट में मंडल हो, बूथ हो, एमएलए हो, एमपी हो, एक परिवार अगर डिसाइड कर सकता है तो वो परिवारवाद है। और इसके अलावा अगर आने वाले समय में, यानी कि आज से 20 साल बाद एक परिवार के ही लोग आने वाले हैं, तो वो परिवारवाद है। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि घाटशिला में बाबूलाल सोरेन जी आज हैं? क्या आप ये बोल सकते हैं कि आज से 20 साल के बाद में चंपाई सोरेन जी के पोते वहाँ पर होंगे? ये कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन आप किसी भी कांग्रेस के व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो गांधी परिवार के अलावा ये सोच ही नहीं सकता। आप किसी भी जेएमएम से पूछ लीजिए, वो आपको कहेगा कि आज से 50 साल के बाद ही शिबू सोरेन के परिवार से कोई ना कोई आने वाला। आप किसी भी राजद वाले से पूछ लीजिए, वो कहेगा लालू प्रसाद यादव के परिवार से जो 50 साल के बाद होगा वहाँ पर होगा। ठीक है, हमारे कई पॉकेट्स है, विधायक है, हमारे कई सांसद हैं जिनके बेटे भतीजे भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करेंगे, फंक्शनिंग की बात करेंगे, तो कोई ये नहीं बोल सकता है कि एक सीट पे इसी परिवार का व्यक्ति जो आने वाला है। और हमारे यहाँ पर कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कई कद्दावर हमारे नेता थे जिनके बेटे को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। मनोहर पर्रिकर बहुत कद्दावर नेता था, पर मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं दिया गया। जब पार्टी टिकट किसी को देती है तो एग्जिस्टिंग ऑप्शंस भी देखती है। अगर बाबूलाल सोरेन जी को टिकट पार्टी ने दिया है तो पार्टी की मंशा ये है कि बाबूलाल सोरेन जी अमॉन्ग द ऑप्शंस जो और कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स में सबसे ज़्यादा जीत दिलाने की जिनके अंदर क्षमता है, उसको हमने टिकट दिया है। पर ये कोई ऐसा नहीं है कि आज से 30 साल के बाद आप ये गारंटी देंगे और ये आप बोल सकते हैं कि नहीं उनके परिवार का आदमी वहाँ पर विधायक बनेगा। भाजपा में ऐसा नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति भी वहाँ पर बन सकता है। आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष का उदाहरण देखिए, आज आदित्य साहू जी बने हैं। आदित्य साहू जी के पहले अभी भी फिलहाल बाबूलाल मरांडी जी हैं, उसके पहले दीपक प्रकाश थे, लक्ष्मण गिलवा थे। कोई भी नहीं बोल सकता है कि आज से 20 साल के बाद भाजपा का यहाँ पर अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में, कांग्रेस पार्टी राजद में झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष आज से 50 साल बाद कौन होने वाला है, ये अभी से लिखित है कि एक परिवार के यही लोग डिसाइड करेंगे कौन यहाँ पर अध्यक्ष होने वाला। इसलिए दोनों में काफ़ी बुनियादी फर्क है। इनकी तुलना करना सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। आपने कहा कि आपने बहुत मुद्दे उठाए, भाजपा ने बहुत मुद्दे उठाए पिछले 1 साल में। डीएमएफटी का एक मुद्दा आप लोगों ने उठाया, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया, फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और बीते कल उसी मुद्दे पर दिल्ली में राष्ट्रीय प्रवक्ता जो भाजपा के हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो और मामला न्यायालय में भी चल रहा है। क्या है इसमें आगे आप लोगों की प्लानिंग डीएमएफटी में, क्योंकि पूरे झारखंड के अंदर ये माना जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला है डीएमएफटी जो घोटाला है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात उठाई और घाटशिला चुनाव से इसको हम तुरंत लिंक कर सकते हैं। घाटशिला जो विधानसभा, उसके अंदर में ही जगह आता है जादूकोड़ा, जहाँ से यूरेनियम का एक्सकेवेशन होता है। और आपको भी ये बात मालूम होगा, झारखंड किसी को मालूम है कि जादूगोड़ा अगर आप जाएंगे तो आज भी वहाँ पर बच्चे आपको जो है डिसेबल्ड बच्चे मिलेंगे, प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम है, ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यानी जहाँ भी पूरे के पूरे वर्ल्ड में माइनिंग जहाँ पर भी होता है, आप कोई भी माइनिंग कीजिए, आप स्टोन कीजिए, आयरन कीजिए, बॉक्साइट कीजिए, माइनिंग जहाँ पर आ गया वहाँ पर
जो पॉपुलेशन है आसपास का उसका इफेक्ट होना तय है। ये बिल्कुल तय सी बात है, ये पूरे वर्ल्ड में ये फेनोमेना जो वर्ल्ड वाइड है। तो यही देखने को झारखंड में भी मिल रहा है, उड़ीसा में भी मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, महाराष्ट्र में मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ इतने सालों तक रूल किया, पर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में एक रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी आइडिया का जन्म होता है। और मोदी सरकार ये कहती है कि जिस जिले से आप मिनरल निकालेंगे, उस जिले मिनरल निकालने के बाद में आप उसको सेल करेंगे, उसकी रॉयल्टी आप भारत सरकार को देते हैं, झारखंड सरकार को देते हैं, पर उस रॉयल्टी का कुछ पार्ट उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को देना होगा। ये पहली बार भारत के इतिहास में आया कि माइनिंग का परसेंटेज उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को जाएगा। इसी को मानते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट नामक एक फंड बनाया गया और कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इसको कंट्रोल करेंगे। यानी एक कॉमन सेंस की अगर हम बात करें, कुछ भी नहीं सोचे, रेगुलेशन आप छोड़ दीजिए, लॉज आप छोड़ दीजिए, पर कॉमन सेंस ये है कि अगर उस पैसे का घाटशिला जिला में जो डीएमएफटी फंड है, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? वो इस्तेमाल होना चाहिए जादूगोड़ा के उन लोगों के लिए। क्या इस्तेमाल होना चाहिए? आप वहाँ पर हो सकता है कैंसर का हॉस्पिटल बना दें, या फिर आप उन बच्चों के लिए जो डिसेबल हो रहे हैं उनके लिए कोई स्पेशल स्कूल खोल दें, या उनके लिए हेल्थ कैंप वहाँ पर लगा, ये कायदे से होना चाहिए। लेकिन पीएजी की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि झारखंड में डीएमएफटी फंड से यहाँ के भ्रष्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने जिम बनाए हैं, पार्क बनाए हैं, बैंक्वेट हॉल बनाए हैं, गाड़ियाँ खरीदी है। अभी डीएमएफटी फंड पर बात करते हुए मुझे एक पत्रकार ने बताया कि चतरा में डीसी साहब ने अपने डीसी बंगलों के पीछे, उनको लग रहा था बहुत कचरा आया तो डीएमएफटी फंड से वहाँ पर पार्क का निर्माण कर दिया। यानी पूरे के पूरे स्टेट में यही गोरख धंधा देखने को मिला है। अब इसी गोरख धंधे को सबसे पहले बाबूलाल मरांडी जी ने इसको उजागर किया, उसके बाद मैंने भी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और अब ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए जो इस फंड को लेकर चिंतित है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि देश की रूलिंग पार्टी है, और ना सिर्फ रूलिंग पार्टी है, देश की अभी तक की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में नई दिल्ली में हमारे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने झारखंड के इस इशू को वहाँ पर रखा। और अब हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि अब दिल्ली भी इसको बहुत सीरियसली ले रही है, और आने वाले समय पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो कि पास में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रहे हैं, जिन्होंने डीएमएफटी फंड का मिसमैनेजमेंट किया है, मिसयूज़ किया है, फंड को डाइवर्ट किया है, वो सब आने वाले समय में जेल में जाने के लिए तैयार हो जाए। अब बीजेपी ने ठान लिया कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को और ऐसे जितने नेता, जितने भी मंत्री जो इन भ्रष्ट अधिकारियों को या तो संरक्षण दे रहे थे या फिर वो पार्टी इन क्राइम थे, उन सबको जो अब सज़ा मिलेगी, बस वक्त की बात है, इट्स मैटर ऑफ टाइम। आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन होगा और जो लोग इसमें होंगे उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।